नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सोचिए कि मोबाइल नंबर की तरह बिजली कनेक्शन की पोर्टेबिलिटी हो या फिर मोबाइल की तरह ही बिजली के लिए भी प्रीपेड की सुविधा हो तो कैसा रहेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार बिजली संशोधन बिल में कुछ ऐसे ही प्रावधान लाने की तैयारी में है। हालांकि बिल के विरोध को देखते हुए सरकार ने फिलहाल इसे जेपीसी को सौंप दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म क्यों जरूरी है। इस पर विपक्ष की और जो इंजीनियर्स हैं बिजली विभाग से जुड़े हुए देश भर के, उन्हें क्या आपत्ति है। इससे एक आम कंज्यूमर को क्या क्या फायदा होगा या इसके कुछ नुकसान भी हैं। इन तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। क्या इस बिल के आने से गरीब तबके और कृषि क्षेत्र में मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं जो इस बिल को लेकर पूछे जा रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सरकार बिजली क्षेत्र में बड़ा सुधार करने की तैयारी को लेकर बिजली संशोधन बिल 2021 लाने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि बिल के विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे जेपीसी के पास भेज दिया है। दरअसल सरकार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन को डी लाइसेंस करने की योजना है। इससे न केवल पावर सेक्टर में निजी बिजली कंपनियों को सरकारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी, बल्कि निजी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। इससे कंज्यूमर को सर्विस के लिहाज से बेहतर बिजली कंपनी को चुनने की यानी पावर पोर्टेबिलिटी की आजादी मिलेगी। सो अलग इतना ही नहीं, कंज्यूमर को मोबाइल की तरह ही बिजली के लिए प्रीपेड की सुविधा भी मिल सकेगी। बिल की कुछ और खास बातों को समझना जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिल में एक ही दिन में कई तरह के पावर टैरिफ की योजना है। यानी डिमांड के आधार पर एक ही दिन में दरें अलग अलग हो सकती हैं। यानी सुबह, दोपहर, शाम में दरें अलग अलग हो सकती हैं। लागत के हिसाब से पावर टैरिफ निर्धारित करने का प्रावधान है। इससे बिजली महंगी होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सभी डिस्कॉम चाहे सरकारी हों या निजी क्षेत्र के हों, बिल में इनके रेगुलेशन के लिए एक मजबूत इलेक्ट्रिसिटी कमीशन का प्रावधान है, जिसे बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करने के साथ जेल भेजने का आदेश देने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि बिल में सब्सिडी खत्म करने को लेकर कहीं नहीं कहा गया है, ना ही किसानों के लिए सस्ती बिजली देने के प्रावधान में कोई बदलाव किया गया है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से सब्सिडी देने के लिए मुक्त हैं। ये भी समझना होगा कि इस बिल पर इतना पुरजोर विरोध क्यों हो रहा है। सरकारी बिजली कंपनियों और फेडरेशन का मानना है कि सरकार इस बिल के जरिए सरकारी बिजली कंपनियों को निजी हाथों में देने की तैयारी में है, क्योंकि निजी कंपनियां केवल फायदा कमाने वाले क्षेत्रों को ही बिजली आपूर्ति करेंगी। इससे एक तरह की कंपनियां सरकारी डिस्कॉम के बजाय निजी क्षेत्र से बिजली लेंगी और सरकारी डिस्कॉम घाटे में चले जाएंगे। इससे सरकारी डिस्कॉम के निजीकरण का बहाना मिल जाएगा। सरकार पर यह भी आरोप है कि इस बिल को लाने से पहले राज्यों से बात नहीं की गई। विपक्ष ने भी बिजली संशोधन बिल पर विरोध जताया है। साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य भी इसे लेकर ऐतराज जता चुके हैं। फिलहाल सरकार का मकसद पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाना और कंज्यूमर को बेहतर सुविधा मुहैया कराना है। खासकर कंज्यूमर को बिजली कनेक्शन लेना आसान हो जाएगा। तय सीमा में कनेक्शन दिया जाएगा। नए कनेक्शन के लिए मेट्रो शहरों में 7 दिन, नगर पालिका में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 दिनों में कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही मकान मालिक के नाम पर ही कनेक्शन दिया जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। ऐसे में सरकार की सख्ती से सरकारी बिजली कंपनियों को घाटा कम करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का और अब तो धीरे धीरे ये राजनीतिक रंग भी पकड़ता जा रहा है। लेकिन हम बिजली कंपनियों की एक तो इकोनॉमी में जो उनकी हिस्सेदारी है, बिजली कंपनियों की नहीं बल्कि पूरे बिजली सेक्टर की, जो पावर सेक्टर का इम्पोर्टेंस है देश के विकास में, जीडीपी में, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में एक आम कंज्यूमर के लिए इस पूरी रस्साकशी में क्या छिपा हुआ है, उसके क्या फायदे नुकसान इसमें, इसको हम टटोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। पहले परिचय आपका हमारे आज के मेहमानों के साथ करा देते हैं। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अनिल राजदान सर, जो कि पूर्व पावर सेक्रेटरी हैं। राजदान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं बीएस वर्मा सर, पूर्व माफ कीजिएगा शैलेंद्र दुबे सर हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं एआईपीएफ के। शैलेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ देर में बीएम वर्मा सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि झारखंड बिजली बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। बहरहाल राजदान सर, मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा।
कहा भी जाता है सर एनर्जी सेक्टर को कि चाहे वो ईज ऑफ लिविंग हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ये बैकबोन है, ये रीढ़ है किसी भी देश की इकोनॉमी की। और इसके लिए बहुत सारे तमाम विशेषज्ञों ने पावर रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा ज़रूरत बताई थी। अब जब पावर रिफॉर्म के लिए इस तरह के बिल्स आ रहे हैं तो उन्हें सरकारी डिस्कॉम घाटे में चले जाएंगे या प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, इस तरह के आरोपों का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे पहलू हैं इस पूरे मुद्दे के, लेकिन आपके नजरिए से ये जो बिल है ये कितना इंपॉर्टेंट है और जेपीसी में जाने के बाद अब आगे की राह आप क्या देखते हैं? मेरे विचार में कि जो पावर सेक्टर है ये खैर एक बहुत ही अहम सेक्टर है। इसके बिना कोई भी इकोनॉमी आगे जा नहीं सकती और पावर एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो उसमें सिर्फ केंद्रीय सरकार की जो सोच है उस विषय में वो ही नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनको भी साथ लेके चलना है, उनको समझा के आगे चलना है और एक जॉइंटली एक वायबल सॉल्यूशन जिसको कहते हैं उस पर हमने पहुंचना है। क्योंकि जो बिजली का सेक्टर है इस वक्त फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के कगार पे है। जो उनका लेन देन है बहुत ह्यूज है। दूसरा जो बिजली का एक मुद्दा है वो एक इलेक्टरल पॉलिटिक्स में कम्पिटिटिव इशू बन गया हुआ है कि कौन कितना ईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या अफोर्डेबिलिटी जो है वो कर सकता है। तीसरा ये है कि अब इसका जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसमें से चेंज आ रही है। जो जनरेशन है वो कन्वेंशनल जनरेशन जैसे कोल फायर्ड या न्यूक्लियर या सिंगल कहीं सोर्सेज हाइड्रो या उस मेजर सोर्स से जाके स्मॉल रिन्यूएबल्स और रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, पर्टिकुलरली जो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं। तो उन सब मुद्दों को देखते हुए मैं समझता हूं कि जो पुराना एक्ट था उसमें कोई चेंजेस तो लाजमी थे, क्योंकि आपने अब मल्टीपल प्लेयर्स जो हैं वो आ सकते हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन भी सिस्टम में किक इन कर सकता है। आपके टू वे मीटरिंग की भी ज़रूरत है और एक तो मेरे ख्याल कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए ही बात है कि कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए एब्सोल्युटली किसी भी बिजनेस में। तो कंज्यूमर को एक, जैसे आपने टेलीकॉम का उदाहरण दिया, उसमें कंज्यूमर को चॉइस होनी चाहिए टू गो टुवर्ड्स ए मोर एफिशिएंट सिस्टम। तो इन चीज़ों को देखते हुए कुछ चेंजेस तो इसमें ज़रूरी थी। दूसरी, लोड डिस्पैच सेंटर का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ सोर्सेज से जब आपको बिजली आएगी तो उसको प्रेफरेंस देने के लिए, जैसे कि आपके पुराने चौराहों पे पहले एक सिंगल पुलिसमैन ट्रैफिक को करता था, अब सेंट्रलाइज्ड रादर जो मेट्रोपॉलिसेस हैं उनमें कंट्रोल्ड ट्रैफिक सिस्टम्स, कंप्यूटराइज्ड ट्रैफिक सिस्टम्स ऐसे आने शुरू हो गए हैं। विदेशों में तो काफ़ी, हमारे भी यहाँ, ताकि जहाँ कंजेशन है वहाँ से कंजेशन क्लियर करो, जहाँ कुछ अगर सरप्लस है उधर से इधर डाइवर्ट करो। आई एम सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ, यहाँ पर रोकूंगा मैं आपको। मैं फटाफट से जो ओपनिंग जो रिमार्क है दुबे सर का भी ले लेता हूँ। दुबे सर, राजदान सर ने बहुत ही बैलेंस पर्सपेक्टिव में इस पूरे मुद्दे को रखा है। पहला कि जहाँ तक बिल के आगे बढ़ने का सवाल है, कॉन्करेंट लिस्ट में है बिजली एक सब्जेक्ट है, तो इसमें कंसल्टेशन जो है वो राज्यों का भी होना चाहिए। ये जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हमारी संसदीय परंपराएं हैं उसके मायने से अगर हम देखें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, वो ये कि बिजली सेक्टर में मोनोपोली नहीं होना चाहिए। अब तक यही आरोप लगता रहा है सरकारी कंपनियों पर कि उनकी मोनोपोली एक तरह से रही है। दूसरा, अगर वो मोनोपोली भी अगर कंज्यूमर के हित में होती तो संभवतः इतने आरोप नहीं लगते सरकारी कंपनियों पर कि वो कंज्यूमर के हित में उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाए जितनी उनकी अपेक्षाएं थी। तो अगर ये सेक्टर दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए खुल रहा है और वो उसमें आम कंज्यूमर का अगर फायदा है, तो फिर इस पर आप लोगों की आपत्ति क्यों सर? देखिए, पहली बात तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इसका आम कंज्यूमर्स को कोई फायदा नहीं है। अच्छा। और बिल्कुल लोगों को बेफूल किया जा रहा है जब ये कहा जा रहा है कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस के आने से कंज्यूमर को सिम कार्ड की तरह चॉइस मिल जाएगा।
बड़ी अजीब सी बात है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, सिम कार्ड एक वायरलेस सिस्टम है और बिजली एक वायर सिस्टम है। इसका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जनरेशन जहाँ से होता है वहाँ से बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम में आती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आती है, फिर सब स्टेशन में आती है, फिर कंज्यूमर के दरवाजे तक पहुंचती है। यह अरबों खरबों रुपए का सिंबॉलिक रूप से वो उसका तात्पर्य ज्यादा है। सिम कार्ड के रेफरेंस का मुझे लगता है कि सिंबॉलिकल रेफरेंस ज्यादा है वो, बजाय कि सिम कार्ड नहीं मिलेगा लिटरली लोगों को बिजली के लिए, बट हाँ सिंबॉलिकली बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। यस सर। नहीं, मुझे कहने दीजिए बात आप। जी प्लीज। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बिल ये कहता है कि जो नेटवर्क है वो गवर्नमेंट का डिस्कॉम मेंटेन करेगी। तो गवर्नमेंट का नेटवर्क जब मेंटेन करेगी तो प्रतिदिन बिजली का लोड बढ़ता है। बिजली का लोड बढ़ेगा तो नए सब स्टेशन बनेंगे, जो बने हुए सब स्टेशन हैं उनका ऑगमेंटेशन होगा, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, स्विच गियर की, ट्रांसफार्मर की। ये सारा पैसा तो हम खर्च करेंगे और केवल व्हीलिंग चार्जेस देके प्राइवेट लाइसेंसीज मनी मिल्टिंग करेंगे, चेरी पिकिंग करेंगे। कंपटीशन की बात आप कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कंपटीशन कहाँ होगा? लॉस मेकिंग एरिया में होगा। जो बिजली हम प्रोवाइड करते हैं, देखिए इसकी तुलना सिम कार्ड से मत करिए। चाहे मुकेश अंबानी जी हो, चाहे एक गरीब ठेले वाला हो, टेलीफोन की दरें सबकी बराबर है मोबाइल की, बिजली की दरें बराबर नहीं है। बिजली में दो कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी सब्सिडाइज कंज्यूमर्स की है और एक कैटेगरी उन कंज्यूमर्स की है जिनसे क्रॉस सब्सिडी होती है। तो सारे फार्मर्स ही नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही नहीं, लगभग सारे के सारे डोमेस्टिक कंज्यूमर सब्सिडाइज उसमें आते हैं। तो सब्सिडाइज में लॉस होता है, मान लीजिए 45 पैसे का लॉस हो रहा है पूरे देश के पैमाने पर। मैं एवरेज बताऊं तो जो लागत है बिजली की, उससे 45 पैसे कम दाम पर हम बिजली दे रहे हैं सब्सिडाइज कंज्यूमर्स को, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को। तो क्या प्राइवेट कंपनी एक मिनट कहने दीजिए मुझे बात, क्या प्राइवेट कंपनी कंपटीशन में आएंगी, कहेंगी हम एक रुपए सस्ती बिजली दे देंगे? दिस इज प्राइवेटाइजिंग द प्रॉफिट्स ओनली। जो कंपटीशन होगा वह केवल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्षेत्र में होगा, और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल क्षेत्र में जब चेरी पिकिंग होगी तो प्राइवेट कंपनियां वो क्षेत्र हमसे उल्टे छीन लेंगी। दिस इज नॉट इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है सर, नेटवर्क हम मेंटेन करेंगे। राइट सर, मैं जरा फटाफट से राजदान सर का टेक इसमें ले लेता हूं। दुबे सर ने, राजदान सर अपनी बात रखी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक तो ये कंज्यूमर के हित में नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और दूसरा इसकी टेलीकॉम सेक्टर के मॉडल से जो सिम कार्ड मॉडल है उसको उससे कंपेयर करना ठीक नहीं है, और तीसरा ये डिस्कॉम पर जो पहले से दबाव में हैं उन्हें पूरी तरह से तोड़ देगा और अंततोगत्वा ये प्राइवेटाइजेशन का रास्ता खोल देगा। इस पर आपका क्या टेक है सर? अगर यही है तो फिर ये बिल फिर लाया क्यों गया और इसको फिर रिफॉर्म के रूप में क्यों कहा जा रहा है? कि जैसे मैंने अपने शुरू उसमें ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि ये अब जो सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके बढ़ रहे हैं। एक इसमें मैं मेजर फैक्टर देख रहा हूँ कि जो लोड डिस्पैच सेंटर है और उसका जो पावर एलोकेशन इधर भेजनी है, उधर कमी हो रही है, उस सोर्स से लेना है, मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो ये बहुत जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया है, इसको भी हमें स्ट्रेंथन करना है। और एक दूसरा मुद्दा ये है कि पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म चाहिए कि जो भी सप्लाई करता है वो उसके पेमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड से आती है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड जब तक सिक्योरिटाइज नहीं होता, आपका ना डिस्ट्रीब्यूशन का जो सर्कल है, ना जो ट्रांसमिशन का है, और ना ही जो जनरेटर है उनकी अदायगी हो सकती है। अब जो इसका यूज़ किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस वो गलत है। हमारे पब्लिक सेक्टर ने बहुत मेहनत से, बहुत आई शुड से कलाकारी से ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और प्राइवेट इनिशिएटिव भी है, आफ्टर ऑल वो भी क्या है, वो भी पावर इंजीनियर्स ही हैं, वो भी प्रोग्रामर्स हैं वहाँ। इन सबको मिल के काम करना है जनता के लिए। अब जो पावर के जनरेशन सोर्सेज हैं वो ह्यूजली डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। यही मैंने कहा था, पहले सिर्फ एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वो थर्मल जनरेशन थी या हाइड्रो जनरेशन थी
इन दोनों को लेके, और कुछ मार्जिनली सेंट्रल यूटिलिटी से आती थी वो आपको न्यूक्लियर जनरेशन। अब आपको मल्टीपल प्लेयर्स, मल्टीपल ग्रिड से शायद डील करना पड़े नीचे। तो ये बी ऑल एंड ऑल नहीं है, अभी इवॉल्विंग सिस्टम है जी। मैं समझता हूँ इसके कई पहलू हैं जो कि शायद जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने इस बिल पे वर्क किया है उनको बताना पड़ेगा कि ये ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी शायद क्रिएट कर सकती है, डाइवर्स कर सकती है। आईटी सेक्टर का हेवियर इसमें प्ले आएगा, मगर इसका टेलीकॉम से जोड़ना मैं समझता हूँ वो कंपैरिजन मैं कई दफ़ा देता हूँ, मगर सिर्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट मैकेनिज्म कि पे एज यू यूज़। जी। आपके पास कार्ड हुए, आप स्मार्ट मीटर लगाइए, जब आपके पेमेंट आपका पेमेंट खत्म हो गया, आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली कट जाएगा। जो भी आपका मैकेनिज्म है, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करेंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आप उसको पेमेंट कर दीजिए जिसको आप हेल्प करना चाह रहे हैं। मगर जब आप दूसरे सेक्टर्स को, जैसे इंडस्ट्री सेगमेंट है या दूसरा सेगमेंट है, वो भी तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं, और इंडस्ट्री आपकी नॉन कंपेटिटिव हो जाएगी अगर आप सारा टैरिफ जो है उस पर लोड कर देंगे। वहाँ भी तो सिर्फ पूंजीपति नहीं है, वहाँ वर्कर्स भी हैं, वहाँ मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, वहाँ हमारे ही बच्चे हैं जो सीनियर पोजीशंस में वहाँ बैठे हुए हैं, टेक्निकल पोजीशंस में जी। इन सबको आपने वायबल रखना है। जब आपको एज ए कंट्री भी आपको एक अपने आप को एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है, क्योंकि इंपोर्ट्स आपकी होती जा रही हैं, आपका पेट्रोलियम वर्मा सर, मैं फटाफट से आपका टेक लेना चाहूँगा कम शब्दों में। आपका इस पर पूरा टेक क्या है? आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है बिल, लेकिन दोनों तरफ की बहस इसमें हो रही हैं। जो सेक्टर से जुड़े हुए जो इंजीनियर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी, उनका यही कहना, जो बिजली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जो सरकारी हैं, उनके कर्मचारियों का कहना है कि ये प्राइवेटाइजेशन की ओर एक कदम है और इससे कंज्यूमर को कोई फायदा अंततोगत्वा होने वाला नहीं है। आपका टेक इस पर क्या है सर? देखिए, मैं एक अपना इंडिपेंडेंट व्यू दूंगा। एब्सोल्युटली सर। ये इन थ्योरी ये रिफॉर्म्स जो है अपना अमेंडमेंट है वो ठीक है, पर जैसे बाकी जगह नहीं है, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए पावर रिफॉर्म्स को। एक्चुअली पावर रिफॉर्म्स सारे ही, चाहे जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सारे डिपेंडेंट है पैसे के ऊपर। जैसे राजनाथ साहब ने कहा कि भी ऐसे मनी कलेक्टेड, अगर कोई सरकारें देना चाहती हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट स्टाफ से चले। प्रीपेड मीटर पे मेरा टेक अलग है, क्योंकि लोग सीधे ही मीटर को बाईपास कर देते हैं और कहीं किया जाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, जहाँ व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट सेक्टर, देखिए उनका एक मोटिव है, प्रॉफिट सेक्टर इज फॉर प्रॉफिट, एंड दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन देयर हैविंग इट प्रॉफिट। तो ये अगर थोड़ा सा खराब चले जाए तो ये जो है मोनोपोलीज बन जाती हैं, जो कि दे विल बिकम वर्स देन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मोनोपोलीज। यस सर, मोनोपोली का इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आ रहा है। दुबे सर, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखिए डिस्कॉम का जो डेट है वो एक सवालों के घेरे में रहा है। भी आरबीआई की रिपोर्ट आई थी सर, 10 से ज्यादा राज्यों जो कि बिल्कुल कर्ज के जाल में डूबते जा रहे हैं, उनके पीछे का अगर आप डेट का रेशियो देखेंगे तो उसमें डिस्कॉम का जो डेट है राज्य सरकारों पर सबसे बड़ा बोझ है सर। फिस्कल प्रूडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है पूरा, और सरकारी डिस्कॉम लगातार घाटे में है। इसीलिए कहा यही जा रहा है कि डिस्कॉम से जुड़ी हुई जरूरी जो पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं उनको बनाना बहुत जरूरी है और इस तरह के रिफॉर्म्स आवश्यक हैं। तो उसमें क्या आप इस तर्क से सहमत नहीं है? एक तो मैं पहले ये कहूंगा कि इसको डेट कहना अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर आप पावर सेक्टर हिस्ट्री दिए, हर जगह राइट ऑफ ऑल दी अमाउंट्स आर रिटन ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी जैसे पीछे लास्ट ईयर बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ दिया। इससे पहले मोटेक से गालू वाली रिपोर्ट 51,000 करोड़
तो ये सारा पैसा कलेक्ट नहीं होता, साल 2 साल 4 साल बाद इसको राइट ऑफ किया जाता है। और हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कलेक्शन की। तो जहाँ कलेक्शन देखिए, कलेक्शन का इम्प्रूवमेंट जो है वो कोई जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बन चुका है पिछले 30 साल से, मुझे उम्मीद नहीं है कि उसको हम चेंज कर बट आई एम सॉरी दुबे सर, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ आपको। एक बहुत बड़ा सवाल जो पूरी इस बहस में आ रहा है, मैं आम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जो सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है, अगर एक कंज्यूमर के पास चॉइस है, और बहुत सारे लोग तर्क ये भी देते हैं कि जहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट हाथों में है, मसलन दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की अगर हम बात करें, वहां पर प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत स्मूथ है और जो क्वालिटी ऑफ पावर जो मिली है वो बहुत अच्छी मिल रही है, लोगों का अनुभव अच्छा है बनिस्बत की अगर आप सरकारी डिस्कॉम कंपनियों के ताने बाने में आने वाले इलाकों को देखें। तो ये कहा यह जाता कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसका क्या जवाब देंगे सर? देखिए, अरे आप मुझे बोलने दीजिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठा दिया। हाँ बोलिए। यह जो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी है, यह भारत में नया प्रयोग नहीं है, यह मुंबई में हो रहा है। मुंबई के एक पॉकेट में जो बहुत ही हाई रेवेन्यू अर्निंग एरिया है, वहाँ पर पहले रिलायंस पावर था, अदानी पावर है, नेटवर्क अदानी पावर का है, और टाटा पावर वहाँ पर काम कर रहे हैं एंड द एक्सपेरिमेंट हैज़ फेल्ड। 1500 कंज्यूमर्स अदानी पावर से टाटा पावर के पास गए, और जो यूजेज चार्जेस अदानी पावर ने डाले, टाटा पावर ने वो सारे यूजेज चार्जेस कंज्यूमर्स के मत्थे डाल दिया। और डोमेस्टिक पावर की कास्टलिएस्ट बिजली दिल्ली में, मुंबई में मिलती है, कास्टलिएस्ट बिजली कोलकाता में मिलती है। तो आप कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। होता अगर मोनोपोली होती तो क्या करता सर? मोनोपोली क्या वो नहीं है? प्राइवेट कंपनी के मोनोपोली नहीं है, ऑप्शन है ना, आपने खुद ही कहा की बात कर रहे हैं। अडानी से अगर टाटा पावर में चला गया तो ऑप्शन है ना सर? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है उन कंज्यूमर्स को। वो कंज्यूमर परेशान हो गए, उनके ऊपर यूजेज चार्जेस डाल दिए। वो आए थे 20 पैसे सस्ती बिजली लेने के लिए। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। देखिए, हवाई बातें न की जाएं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यूके में 1998 में यह एक्सपेरिमेंट किया गया था, यूनाइटेड किंगडम में 1998 में। और अभी यूके पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट आई है जुलाई में, उस रिपोर्ट को आप देखिए, 30 कंपनियां डूब गई हैं, द होल सिस्टम हैज फेल्ड। और यूके में 20 बिलियन पाउंड का खर्चा हुआ था। सर देखिए, प्राइवेट कंपनी अगर डूबती है, दुबे सर एक सवाल सर, अगर प्राइवेट कंपनी डूबती है सर, अगर प्राइवेट कंपनी डूब रही है सर, पूरा पैसा कंज्यूमर के मत्थे डाला गया। दुबे सर एक सवाल इजाजत दीजिए मुझे पूछने की। अगर कोई प्राइवेट कंपनी डूबती है सर, तो प्रमोटर का पैसा डूब रहा है उसमें, लेकिन अगर कोई सरकारी कंपनियां डूब रही हैं या घाटे में हैं, बैंक का अरे क्षमा कीजिएगा, बैंक का पैसा डूब रहा और वो आम जनता का पैसा, सब बैंक से पैसा लेते हैं। लेकिन अगर कोई सरकारी कंपनी अगर डूब रही है, लगातार नॉन परफॉर्मिंग है, तो उसमें तो सर एक तरह का बोझ है। सरकारी कंपनी नहीं है, दिए जाते हैं। यस, बिल्कुल नहीं है, सरकारी कंपनी बोझ नहीं है, नहीं है बोझ। आप बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे, न बोझ है न नॉन परफॉर्मिंग है। अभी पिछले संडे को माननीय प्रधानमंत्री ने जो बिजली पर बोला था, मैं उसी को कोट करना चाहता हूं। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का 1,10,000 करोड़ रुपए बकाया है जो उनको जनरेशन कंपनियों को देना है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स का और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का बिजली राजस्व का, यह दोनों मिला के 1,39,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की लेनदारी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 1,39,000 करोड़ रुपए मिल जाएं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का फेलोर है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का फेलोर नहीं है। बट सर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पावर डेफिसिट कंट्री से सर पावर सरप्लस कंट्री बना दिया। मैं भी प्रधानमंत्री को ही कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने जो कहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1 नेशन 1 ग्रिड 1 फ्रीक्वेंसी से लेकर उदय योजना से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट बना दिया। आप तमाम इन्वेस्टर्स को लागे। आप विषय से अलग बात कर रहे हैं, आप विषय से अलग बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर बात करिए। मैं तो पावर सेक्टर पे रिफर सर, मैं तो पावर सेक्टर के रिफॉर्म पे बात कर रहा हूं। दुबे सर एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट सर, आप तो मेरे को बोलने नहीं दे रहे सर। बिल पे बात आप कर लीजिए शो, फिर मैं छोड़ देता हूं। अरे आप शो कर लीजिए सर। आप अमेंडमेंट आप सवाल तो पूछने दीजिए। आप अगर बिल पर आपत्ति उठा रहे हैं तो आप सवाल तो पूछने दीजिए सर।
जवाब आपको देने के लिए मैं मौका दे रहा हूं। आप बिल की बात ही नहीं आप कर रहे जवाब ही नहीं दे रहे, आप सवाल ही नहीं पूछने दे रहे, आपसे सवाल भी ना पूछे जाए। मौका नहीं दे, मैं कंज्यूमर, सर हम कंज्यूमर, मौका दे नहीं रहे। एक आम कंज्यूमर की जो बात है, मैं उसका बड़े बहुत ही विनम्रता से, बड़ी शालीनता से रख रहा हूं सर। पिछले आधे घंटे से आप पूछने नहीं दे रहे हैं सवाल। मैं भी शालीनता, आप तो सर सवाल ही नहीं पूछने दे रहे हैं। मैं तो आप ही के सवालों को अपने बाकी पैनलिस्ट के सामने भी ले जा रहा हूं। मैं तो आपको पूरी शालीनता से उत्तर देने का मौका दे रहा हूं, आप मुझे ही टोके जा रहे हैं सर। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है सर। अच्छा होता सर कि इस बहस से अच्छा ये होता कि आप जो पब्लिक के सवाल हैं और इस बिल पर जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसका जरा और बेहतर तरीके से आप जवाब देते। बहरहाल आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से बात रखी है, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने वक्त निकाला सर। राजदान सर का भी मैंने वक्त लिया, थैंक यू सो मच सर। राजदान साहब आप हमारे साथ जुड़े और बीएम वर्मा सर भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के जो भी स्थिति इस बिल के बाद उत्पन्न हुई है, अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम दलों के सांसद जो होते हैं वो मंथन करते हैं, इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात की जाती है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आम कंज्यूमर के हित में और देश के हित में जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं उस पर सरकार और संसद क्या तय करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।